सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। ठीक है, कुछ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस पर मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा आपको ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इस टॉपिक पे। ठीक है, चलिए तो हमारा क्वेश्चन है पहला, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग, कैलकुलेट द वेपर pressure lowering, calculate the vapor pressure lowering caused by addition, caused by adding 50 gram of sucrose, 50 gram of sucrose। ठीक है, मॉलिकुलर वेट सुक्रोज का मैं दे देता हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इक्वल टू 342 ग्राम। ठीक है, इंटू 500 ग्राम इंटू 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ pure water, if the vapor pressure of pure water is 23.8, क्या बोल रहा है 23.8 अगर इसका वेपर प्रेशर, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट ए माइनस पी ए, बराबर, उसी को हम क्या बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय एडिंग 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज इनटू 500 ग्राम ऑफ वाटर। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इतना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा देखो, मेरा फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए। मैं कैलकुलेशन पूरा नहीं करूंगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, यही मेरा आरएलवीपी का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब मेरा क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स बी, पी नॉट ए इंटू एक्स बी। इसका मतलब अगर आपको ये वैल्यू पता है तो आपको यही, इसी को तो हम क्या बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो पी नॉट ए आपको कितना दिया हुआ है 23.8 mmHg, और एक्स बी निकालने से पहले आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, NB बराबर 50/342, और Na कितना हो जाएगा आपका, Na हो जाएगा 500/18। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका XB का फॉर्मूला क्या होता है, NB/Na प्लस NB, मतलब 50/342 NB/Na प्लस NB। ठीक है, तो ये आपका XB हो गया, इसको कैलकुलेट करिएगा, जो भी वैल्यू आएगी आपके वो क्या होगी, आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इसको कैलकुलेशन करें, इट इज़ कंपलसरी कि आपको हर बच्चे को मुझे रिप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना पड़ेगा, दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हाट मास ऑफ नॉन volatile solute urea needs to be dissolved in 100 gram of water, 100 gram of water in order to decrease vapor pressure by 25%. What will be molality of solution, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है बेटा, तो अगेन इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बोल क्या रहा है, वेपर प्रेशर मोलर मतलब बोल क्या रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, ठीक है, व्हाट मास ऑफ मतलब यूरिया जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका कितना मास डिसॉल्व करने, मतलब कितना मास 100 ग्राम में डिसॉल्व करने पर वेपर प्रेशर 25% से घट जाए, तो और मोलैलिटी निकालो। तो सिंपल सी बात है, अगर परसेंटेज वाइज दिया हुआ तो पी नॉट आप कितना मानोगे 100, तो पी ए कितना मानोगे 75। ठीक है, अब आपको क्या बोला, मोलैलिटी बोला। मोलैलिटी बोलने के लिए इसका मतलब आपको कैपिटल एम निकालना है।
तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स बी होता है। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन और मोललिटी के बीच में एक स्पेशल फॉर्मूला बताया था मैंने, वो क्या होता था, मोललिटी बराबर होता था एक्स बी बाई एक्स ए इनटू 1000 बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, या शायद मैंने आपको बताया सॉल्वेंट, सॉरी। ठीक है, तो इसका मतलब पी नॉट ए हो गया 100 माइनस 75 बाय 100 इज इक्वल टू एक्स बी, मतलब ये कितना हो जाएगा 25 बाय 100 इज इक्वल टू एक्स बी, मतलब ये वैल्यू एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा 1/4। तो मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मोललिटी बराबर होता है एक्स बी बाई एक्स ए इंटू 1000 बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एक्स बी कितना है 1/4 है, तो एक्स ए कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, क्योंकि एक्स ए बराबर क्या होगा 1 माइनस एक्स बी, तो 3/4 आ जाएगा इंटू 1000 बाय 18, तो ये आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, मोललिटी हो जाएगा। प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट कि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखिए, पहले आप अटेम्प्ट करिए, इट्स ओके, आपसे नहीं बनता कोई बात नहीं, आप ट्राई करिए, लेकिन देखिए ट्राई करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप ट्राई नहीं करोगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे, नो यूजफुल, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप गलत बनाइए सही बनाइए, बट ट्राई करना जरूरी रहता है। ठीक है, तो आई होप सही समझ में आया। अब बिलीव मी, जेईई और नीट बेटा बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको थोड़े कॉन्सेप्ट भी समझने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फॉर्मुला ही बेस्ड क्वेश्चन आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पे 25% वेपर प्रेशर घट रहा है, तो इनिशियल आप क्या मान लोगे 100 मान लोगे, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट aqueous solution, vapor pressure of dilute aqueous solution glucose is 750 mm of Hg, is 750 mm of Hg at 373 Kelvin, at 373 Kelvin। ठीक है, calculate molality small m and mole fraction of solute। तो आई होप सो बेटा, अब ये तो आप आई होप सो कैलकुलेट कर सकते हो। वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन इज 750 एट 373 केल्विन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने आपको क्या दिया हुआ, सिर्फ पीए दिया हुआ और मैंने कुछ नहीं दिया हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने हमारे साथ जाती कर दी, एक चीज दे के आप हमसे सारी चीज पूछ ले रहे हो, है ना? ऐसा नहीं है। देखो आपके पास अगर मैंने, इसने क्या बोला है कि मान लो अगर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब आपके पास सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट वाटर होगा, और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किसका होता है, सॉल्वेंट का ही होता है। ठीक है, अब मैं जैसा बोल रहा हूँ कि अगर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का 750 है, ठीक है, ऐसा मानता हूँ, हालांकि बॉइलिंग पॉइंट भी आप नहीं बोल सकते हो, अब बेटर ये बोलो कि 373 केल्विन मतलब कितना हुआ 100 डिग्री सेल्सियस, कितना हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अब डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब आपने क्या किया, पहले एक कंटेनर में पानी लिया और एक कंटेनर में चीनी और पानी का सॉल्यूशन, ग्लूकोज क्या है, चीनी है, चीनी और पानी का सॉल्यूशन लिया। तो 100 डिग्री पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर 760, और इसी का कितना होगा, इसका 750 होगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइलिंग पॉइंट पे भी इसका वेपर प्रेशर क्या करेगा, घटा देगा। तो इसका मतलब यही था कि जब भी 373 केल्विन आएगा और डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब वो प्योर वाटर की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे पी नॉट है आपका कितना हो जाएगा 760 हो जाएगा, पी नॉट है आपका कितना हो जाएगा 760। बस कहानी खत्म। आपको क्या निकालना, मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ से आप क्या करोगे, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। तो इसका मतलब एक्स बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स बी का वैल्यू हो जाएगा 760 माइनस 750 बाय 760, मतलब 1/76, ये आपका एक्स बी हो जाएगा। अब एक्स बी आ गया तो आप ये वाले फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोललिटी भी निकाली जा सकती है। तो आई होप सो ये आपको समझ में आएगा, प्लीज़ इसको कैलकुलेट करिएगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट में आपको होता है कि जब भी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन की बात करेगा मतलब वो प्योर वाटर की बात कर रहा है, तो मतलब इनिशियली चीनी डालने से पहले आपके पास क्या था, सिर्फ सॉल्वेंट था, वो सॉल्वेंट क्या था, वाटर था, और 100 डिग्री पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, 760 होता है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें बहुत समझनी है, क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मेट में भी नहीं आएगा, बट आपको थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम करते हैं बेटा, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ, फाइंड द वेपर प्रेशर of aqueous solution at 40 degrees Celsius and 100 degrees Celsius if the solution is made by mixing 3.42 gram of sugar, 3.42 gram of sugar and 180 gram of water, delta H vaporization of H2O is 540 kilocalorie per mole, ठीक है। आपसे क्या बोला, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ आपको सॉल्यूशन निकालना एट 100 डिग्री और 40 डिग्री पे। तो पहले हम चर्चा करेंगे भाई 100 डिग्री सेल्सियस, ये आप नहीं भी करो, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को आप ऐसे करो, 100 डिग्री के भाई दो टेम्परेचर पे, अब ऑब्वियस बात है ना, अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर भी अलग अलग, क्योंकि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अब आप यहां से ऐसा सोचो कि अगर मैं पहले 100 डिग्री की बात करूं और क्या बोला एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब ऑब्वियस बात है एक्वा सॉल्यूशन है, तो पी नॉट ए आपका क्या होगा, पी नॉट ए आपका 760 mmHg होगा, ठीक है। और पी ए आपको क्या करना है बेटा, निकालना है। चलो कोई बात नहीं, और मैं अब अमाउंट उसने सेम ही लिया, अगर फिर भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो दो कंटेनर लिया, एक को मैंने 40 डिग्री पे मेंटेन किया है और एक को मैंने 100 डिग्री पे मेंटेन किया, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, दोनों में वाटर का वेट मैं ले रहा हूं 180 ग्राम, 180 ग्राम वाटर का वेट ले रहा हूं, दोनों कंटेनर में मैं क्या कर रहा हूं 180 ग्राम वाटर का वेट ले रहा हूं, और दोनों में मैं क्या डाल रहा हूं 3.42 ग्राम शुगर डाल रहा हूं। कितना डाल रहा हूं 3.42 ग्राम। बोल रहा है कि 40 डिग्री पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा और 100 डिग्री पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अमाउंट तो सेम है, तो एनबी भी क्या होगा, सेम ही होगा दोनों में, 3.42 डिवाइडेड बाय 342 मतलब 10⁻² हो जाएगा, और Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/18 मतलब कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आया। चलो एक बात समझो आप बात को थोड़ा अच्छे से, ओके आज थोड़ा इधर बात समझो आप ऐसे, ठीक है। अब जैसे समझो, अगर मैं क्या करूं पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए, मुझे क्या निकालना, पी ए निकालना, इसके इज इक्वल टू क्या होगा एक्स बी को मैं लिख सकता हूँ एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, तो मैं लिख सकता हूँ 10 ठीक है, इतना होगा। पी नॉट ए मेरा कितना है 760 माइनस पी ए बाय 760 इज इक्वल टू एन बी बराबर कितना होगा, एन बी बराबर होगा 10⁻² डिवाइडेड बाय 10⁻² प्लस 10। अब एक बात है 10⁻² और 10 में मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि बहुत स्मॉलर वैल्यू है, तो ये डायरेक्ट कितना होगा 10⁻³ होगा, क्योंकि 10 डिवाइड में तो ये 10⁻3, इसका मतलब ये कितना होगा। क्या मैं यहाँ से पी ए की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ, 760 उधर जाएगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओवरऑल मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से पी ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको सब क्लियर हो चुका होगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट आता है मेरा कि एट 40 डिग्री सेल्सियस की बात करूँ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट ऐसे किया है क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मुझे नहीं पता है और उसने दिया भी नहीं है। आप 100 डिग्री पे प्योर वाटर को बोल सकते हो उसका वेपर प्रेशर 760 होगा, क्यों, क्योंकि 100 डिग्री पे बॉईल करता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ही होता है कि जिस टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन 40 डिग्री पे तो बॉईल नहीं करता है और 40 डिग्री पे उसने प्योर वाटर का वेपर प्रेशर भी नहीं है। अब निकाले कैसे, तो ये कल फॉर्मूला दिया था मैंने, एलन
P 40 डिग्री बाय P नॉट 40 डिग्री बाय P नॉट 100 डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा H बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। याद है आपको ये फॉर्मूला दिया था मैंने कि वेपर प्रेशर वेरिएशन, वेपर प्रेशर का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो मुझे क्या निकालना, मुझे तो 40 डिग्री पे निकालना है, तो P मानता हूँ 100 डिग्री पे 760 पता है, ठीक है। P नॉट 40 निकालना है ना मुझे, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 40 डिग्री पे। और मुझे पता है एक ही फॉर्मूला है कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग वेपर प्रेशर दिए हो तो उनका वेरिएशन क्या होता है, बस यही होता है। तो डेल्टा H का वैल्यू कितना आपको दिया है 540 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे आप 10 का पावर 3 कर लो डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 2 1/T1 मतलब कितना 1/40 कितना होगा 273, इसका टाइम हो जाता है 373 अच्छा 373 हाँ 373 माइनस 316, ठीक है। अब यहाँ से जो भी P नॉट आएगा, मान लो P नॉट की वैल्यू x आई, तो अब आपको कुछ नहीं करना, P नॉट माइनस PA बाय P नॉट इज इक्वल टू क्या होगा 10⁻⁻3, क्योंकि XB की वैल्यू तो सेम ही है क्योंकि अमाउंट सेम डाला। तो अब यहाँ क्या, अब क्या मैं नहीं निकाल सकता वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरे नज़र में बहुत एक बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप से बेटा क्लियर हो चुके होंगे। तो यहाँ से हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, खत्म होता है। मैंने बहुत हर तरीके के क्वेश्चन कर दिया, चाहे जे हो चाहे नीट हो, इससे ज़्यादा वेरिएशन क्वेश्चन कभी भी नहीं बनता। तो हाईएस्ट वेरिएशन यही है, समझ लो दोनों में, ठीक है। चलो आई होप से समझ में, आपको मैंने सॉल्व करके नहीं दिया, लेकिन सॉल्व आपको करना है, बस मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जरूर बता दिए। फिर भी बेटा आपको कोई डाउट आता तो आप बेहिचक पूछिए, कोई इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत आसान चैप्टर ही आपके बोर्ड में भी आपको काम आएगा। अच्छा एक बात और, ये मत सोचना कि इस साल तुम्हारे सीनियर्स का बोर्ड कैंसिल होता है तुम्हारा भी बोर्ड कैंसिल हो, भैया तुम्हारा बोर्ड, तुम्हारा जो सेशन रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा। अब तुम यार किस्मत खराब समझ लो अपनी या जो समझ लो, तुम्हारा हर चीज़ टाइम पे होगा। जेईई भी जनवरी फर्स्ट वीक में ही होने वाला है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। और नीट भी तुम्हारा अप्रैल में ही होने वाला है। तो जो ये सोच रहे हैं कि नीट भी पोस्टपोन्ड होगा, जेईई पोस्टपोन्ड होगा, तो ये बहुत गलत फहमी है तुम्हारी। तो ये गलत फहमी निकाल दो आप अपने में से, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम केस 2 की। अब तक हमने क्या किया था कि वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया था। तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है, पहले से घट जाता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, पहले से घट जाता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, वोलाटाइल सॉल्वेंट में वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। मतलब अब क्या होगा, पहले हम केस ले रहे थे कि सॉल्यूट जो था वो मेरा सॉलिड था और सॉल्वेंट ज़्यादा था लिक्विड था। अब यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड भी सॉल्वेंट होगा और उस लिक्विड ही सॉल्यूट होगा। अब उनका वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो ये सेकंड केस होता है कि जब हम नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस ऐड करते हैं, ठीक है। तो केस टू है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing volatile solute, ठीक है। मतलब अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में अगेन आपके पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपके पास सॉल्यूट जिसको हम B से डिनोट करते हैं, और एक होता है आपके पास सॉल्वेंट जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फिजिकल स्टेट की, अगर मैं बात करूँ किसकी, फिजिकल स्टेट की, तो ये भी क्या होगा आपका लिक्विड होगा और ये भी क्या होगा आपका लिक्विड होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनके नेचर की, नेचर वाइज ये भी क्या होगा वोलाटाइल, ये भी क्या होगा वोलाटाइल, और ये भी क्या होगा वोलाटाइल नेचर का होगा, ठीक है। तीसरी बात अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं मोल्स की बात करूँ तो इसका मोल्स क्या हो जाएगा NB मतलब WB/MB, और इसका मोल्स क्या हो जाएगा NaWA/Ma, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मोल फ्रैक्शन की,
कि इसकी बात करूँ मोल फ्रैक्शन की, तो ये क्या होगा एक्स बी इज नथिंग बट एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, और ये क्या होगा एक्स ए मतलब क्या होगा एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आई होंगी, आई होप सो। ठीक है, मुझे पता है एनी हाउ एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा 1 होगा। अब इसका और डिटेल में हम कॉन्सेप्ट पे, ये तो हमने चलो चर्चा करी कि इसका जो भी नेचर होता है, फिजिकल स्टेट होता है। अब होता क्या, जैसे मान लो आपने ये कोई कंटेनर लिया, इसमें आपने क्या लिया, प्योर लिक्विड ए लिया। क्या लिया आपने इसमें, प्योर ए लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिया, प्योर ए लिया। ठीक है, अब प्योर ए लिया तो सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल होंगे बेटा, सिर्फ ए के मॉलिक्यूल होंगे। वही कहानी रिपीट होगी, ये वेपर बनेंगे तो यहाँ पे ए का ही वेपर बनेगा। ठीक है, अब मैं मानता हूँ कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लिया, तो जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस सरफेस के ऊपर, उसी को हम क्या बोलता है, पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे कंटेनर में मैं क्या ले रहा हूँ, प्योर बी ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं, प्योर बी। तो सरफेस में भी क्या होंगे, बी के ही मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि अब ये भी लिक्विड ही है बेटा। सॉलिड भी आपका क्या है, लिक्विड है। पहले हम सॉलिड मानते थे, तो उनका तो कोई वेपर बनता नहीं है, लेकिन लिक्विड का तो वेपर है। दुनिया में जितने भी लिक्विड होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो वेपर जरूर होगा, कम या ज्यादा दैट डजंट मैटर, बट होगा जरूर, ये फिक्स है। ठीक है, तो ये भी कोई लिक्विड है, तो इसका भी वेपर बनेगा, अपना बी का वेपर बनेगा यहाँ पे। तो सिर्फ जब यहाँ पे बी का वेपर बनेगा तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने बाद, तो इसके प्योर वेपर प्रेशर को हमने क्या नाम दिया, पी नॉट बी। क्या नाम दिया, पी नॉट बी। अब बात समझो थोड़ा ध्यान से, अगर ये प्योर लिक्विड ए है तो जिसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए है, तो ऑब्वियस बात है इस लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होगा और इस लिक्विड का अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी लिक्विड है सबका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होता है, और किसी भी लिक्विड का सेम बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता। हो सकता है कि 0.1 या 0.2 से कोई अगर लिक्विड डिफर भी करता है, बट सेम कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सबका अपना वोलाटाइल नेचर होता है। जिसका जितना वेपर प्रेशर ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। तो ये याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है। अब मान लो जो ज्यादा वोलाटाइल नेचर का, आप ऐसा समझो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट, अगर आप अल्कोहल को बॉईल करना चाहो, अल्कोहल क्या होता है, बहुत वोलाटाइल नेचर का होता है, वो तुरंत उड़ सकता है, लेकिन पानी का तुरंत उड़ जाकर थोड़ा टाइम लगता है। तो अल्कोहल ज्यादा वोलाटाइल नेचर का, तो उसको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉईल करने के लिए। वाटर वोलाटाइल नेचर का है, लेकिन उतना बहुत ज्यादा वोलाटाइल नहीं एज कंपेयर टू अल्कोहल। मैं कंपेरिजन की बात कर रहा हूं। अब ऑयल की बात करोगे तो ऑयल का हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज्यादा, क्योंकि ये और भी कम वोलाटाइल नेचर का। तो जितना कम वेपर प्रेशर बनेगा उतना ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। जब तक उसका वेपर प्रेशर 760 के बराबर नहीं हो जाता, तब तक आपको टेम्परेचर देते रहना पड़ेगा। तो अगर कम वोलाटाइल नेचर का होता तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको बॉईल करने के लिए। तो सिंपली सिंपल से फंडा ये है कि जितने, अगर आप दो लिक्विड ले रहे हो दोनों वोलाटाइल नेचर का, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। मैंने क्या किया, मैं अब एक मिथ मान के चल रहा हूं कि A इज मोर वोलाटाइल देन B। A इज मोर वोलाटाइल देन B। क्यों, आपकी मर्जी, आप B को भी मान सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूं A। क्यों, किसी भी लिक्विड का वोलेटिलिटी नेचर सेम कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं, अभी आपको बताया, क्योंकि हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वोलेटाइल नेचर कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा। आप पेट्रोल को देखो, पेट्रोल हम अगर आपने देखा होगा कि अब आप पेट्रोल लेने जाते हो, मान लो टंकी में तो डायरेक्ट नहीं, मैं बोतल में लेके बात कर रहा हूँ, तो बोतल में लेने जाते हो, देखो आप हमेशा बोला जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है कि भाई ढक्कन बंद करके रख। क्यों, वो पेट्रोल क्या होता है, वाटर से भी ज्यादा हाईली वोलाटाइल होता है। तो जब बहुत वोलाटाइल होगा तो हल्का सा टेम्परेचर दोगे ना, तो तुरंत उड़ने लग जाएगा। आग लगने की अलग बात है, मैं उड़ने की बात कर रहा हूं। अगर आप उसको ढक किसी कंटेनर में ढक के आप उसको आग दे रहे हो, तो तुरंत वो क्या होता है, ढकने लग जाता है। आप या कभी ऑब्जर्व करना, या आप अपनी टंकी खोलते हो, ठीक है, स्कूटी वगैरह टंकी खोलते हो, तो देखो हल्का सा वेपर अपने आप ऑटोमेटिकली निकलते रहता है उसमें से। क्यों, क्योंकि जो पेट्रोल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई वोलाटाइल नेचर का होता है। तो अगर उसको 760 mmHg के बराबर प्रेशर करना है तो बहुत कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा हाईली वोलाटाइल है। लेकिन क्या वाटर उतना वोलाटाइल का है? नहीं, वाटर को आपको 100 डिग्री पे ही बॉईल करना पड़ेगा। तो आप कंपैरिजन समझ पा रहे हो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा रहेगा उसका वोलाटाइल नेचर उतना कम रहता है। ठीक है, तो अभी मैं मानता हूँ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इसका मतलब ये ए जो है मेरा वोलाटाइल नेचर ज़्यादा है, ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। इसका मतलब ये है कि ए का वेपर ज़्यादा बनेगा एज कंपेयर टू बी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो। अब मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया एक कंटेनर में। दोनों को क्या किया मैंने,
एक कंटेनर मिक्स कर दिया और एक सॉल्यूशन बनाया किसका, ए और बी का। अब यहाँ पे क्या होगा, ए के भी होंगे, बी के भी होंगे, ए के भी होंगे, बी के भी होंगे। ठीक है, अब मैं डायग्राम बना देता आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो बेटा, ताकि इस तरीके से। अब अभी मैंने क्या बोला कि ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, तो बी भी उड़ेगा, बी के भी वेपर बनेंगे, लेकिन ए के वेपर क्या होंगे, इसलिए मैं ए को थोड़ी कम बड़ी डंडी से दिखा रहा हूं। ए क्या होगा, ए इज मोर वोलाटाइल, इसका मतलब ए का वेपर ज्यादा बनेगा, मतलब जो मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर जो बनेगा उसमें ए के वेपर क्या होंगे, थोड़े ज्यादा होंगे, और बी के भी वेपर बनेंगे लेकिन थोड़े कम बनेंगे, क्योंकि ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। अब मान में लेता हूं कि दोनों के वेपर बन गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश भी हो गया एक समय के बाद। अब जो मैं वेपर प्रेशर बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं वेपर प्रेशर को क्या लिखूंगा, पीए लिखूंगा या पीबी लिखूंगा। देखो वहां पे पीए मैं इसलिए लिखता था क्योंकि जो भी वेपर प्रेशर था वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से था। यहाँ पे वेपर प्रेशर ना मैं ए की वजह से लिख सकता हूँ ना मैं बी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर हो रहा है वो दोनों की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ पी लिखूंगा। इस पी का मतलब ये है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर दोनों की वजह से हो रहा है, ए की वजह से भी हो रहा है, बी की वजह से भी हो रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो। अब दूसरी बात, आपको याद होगा मैंने आपको मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग पढ़ाई थी, तो मैंने आपको क्या बोला था कि दो कंसंट्रेशन टर्म को आप मिक्स करो तो जो भी आपका जो नेक्स्ट सॉल्यूशन बनता है और उसका जो भी मोलरिटी होती है वो इनका हमेशा एवरेज रहेगा। मतलब जिसका कंसंट्रेशन लो है उससे तो एम एवरेज क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, जिसका कंसंट्रेशन हाई है उससे एम एवरेज क्या रहता है, कम रहता है। इसका मतलब सिंपल सा फंडा ये है, तो मैं ये बोल सकता हूँ जो अगर बी जो है मेरा लेस वोलाटाइल है तो पी जो होगा पी नॉट बी से तो बड़ा होगा, लेकिन ये पी क्या होगा, पी नॉट ए से क्या होगा, मेरा छोटा होगा। इसका मतलब आप ओवरऑल ये बोल सकते हो कि पी जो होगा पी नॉट बी से तो बड़ा होगा, लेकिन पी नॉट ए से क्या होगा, मेरा छोटा होगा। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई, यहाँ तक आपको बात समझ में भी आई। ठीक है, अब एक काम करो, यहां तक बात क्लियर हुई। ठीक है, अब इसका मतलब ये होगा कि इनका इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी इनके बीच में ही रहेगा। ठीक है, ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले से तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है इस सॉल्यूशन का। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब याद करो मैंने आपको डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ाया था। डेल्टन्स का क्या माना था कि भाई सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। मतलब जितने भी इनका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो टोटल प्रेशर होगा मैं इसको बोल सकता हूं पीए प्लस पीबी, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ वेपर। अब याद करो इस पीए को मैं क्या लिख सकता हूं, पीए को लिख सकता हूं पी नॉट ए इंटू एक्स ए अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला बनता है वेपर प्रेशर ऑफ प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपाउंड। ठीक है, ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का फॉर्मूला बनेगा पहला। आई बात समझ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा अच्छे से समझिएगा बेटा इसको। ठीक है, अब समझो बात को, अगर मुझे पता है कि XA प्लस XB की वैल्यू क्या होती है 1, तो XB को क्या मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस XA, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना? या XA को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस XB, XA पकड़ते हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा P नॉट ए इंटू 1 माइनस XB प्लस P नॉट बी इंटू XB। तो ये क्या हो जाएगा P नॉट ए माइनस P नॉट ए इंटू XB प्लस P नॉट बी इंटू XB। इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या होगा P नॉट ए प्लस P नॉट प्लस XB इंटू P नॉट बी माइनस P नॉट ए। आप इस तरीके से भी इनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक तरीका का फॉर्मूला ही है बट दूसरे फॉर्मेट में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। याद करने का तरीका ए बी, ओके एक मिनट माय मिस्टेक, 1 माइनस XB P नॉट ए इंटू XB P नॉट बी इंटू XB, तो XB कॉमन लिया तो P नॉट बी, अच्छा सॉरी इसको यहाँ लिखो, ऐसे रिप्रेजेंट करो P नॉट बी माइनस P नॉट ए इंटू XB, उधर लिखो। तो इसको याद करने का तरीका AB, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट तरीका ये होता है। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। अगर मैंने क्या किया XB की जगह 1 माइनस XA लिखा तो आप क्या लिखोगे
तब यहाँ पे b से शुरुआत करोगे, ठीक है। जब आप क्या कर रहे हो, xa की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी पुट करते हो तो a से शुरुआत होता है, और अगर xb की वैल्यू पुट करते हो तो b से शुरुआत करोगे तो पी नॉट बी इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। तो कुछ नहीं है बेटा, इसी फॉर्मूले का ही दूसरा वर्जन है, नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, बट समझाने के तौर पे मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो मैं हमेशा सजेशन दूंगा इसी फॉर्मूले से चलिए, ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी से बन जाए, ठीक है बेटा। आई बात समझ में, ठीक है। अब चलो हम क्या करते हैं, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं इनके ग्राफ्स की बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें ग्राफ जो है, इनका ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अगर मैं इनके ग्राफ की बात करूं तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स से, अगर एक्स की वैल्यू मैं क्या करूँ, लेफ्ट से राइट बढ़ते हुए, मतलब अगर एक्स से 0 है यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू 1 होगी, तो एक्स बी यहाँ पे क्या होगा 1, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स बी की वैल्यू क्या होगी 0। उल्टे टर्म में चलूँ मैं, अगर x से वैल्यू इस तरफ बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन पे इस तरफ बढ़ रहा है, तो ये इस तरफ बढ़ेगा। अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका होगा, P नॉट A का होगा, और XB की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे मैं क्या कट करूँगा, P नॉट B। अब आपके मन में आ रहा होगा सर P नॉट A आपने y एक्सिस में इतना ऊपर लिया और यहाँ P नॉट B आपने यहाँ इतना नीचे लिया, वो इसलिए क्योंकि अभी मैंने आपको बोला A इज मोर वोलाटाइल देन B। इसका मतलब एनी हाउ P नॉट A कभी भी क्या रहेगा, P नॉट B से बड़ा होगा। तो यहाँ पे भी इसलिए मैंने P नॉट A को बड़ा रखा, P नॉट B को मैंने क्या रखा है, छोटा रखा, ठीक है। अभी अगर मैं इस इक्वेशन के बाद P नॉट A इंटू एक्स ए, मतलब ये ग्राफ कैसा रहेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये से स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ मेरे से, ठीक है। जो एनसीईआरटी में ग्राफ दिया है ना बेटा, वो इस तरीके से। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, पी ए को, P नॉट A इंटू एक्स ए का ग्राफ है ये, ठीक है। ये ग्राफ किसका होगा, ये ग्राफ होगा पी बी बराबर क्या होगा, P नॉट B इंटू एक्स बी होगा, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ, क्योंकि याद करो अभी मैंने बोला P जो होगा वो इनके बीच की वैल्यू है, इससे तो ज़्यादा रहेगा और इससे क्या रहेगा, कम। तो दिस इज नथिंग बट P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। तो ये ओवरऑल इनका क्या होता है, ये देखो कर्व हो गया मेरे से गलती से, बट ये कर्व है नहीं। कर्व कब होता है, कर्व होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये अभी हम जो भी पढ़ रहे हो आइडियल सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे डिटेल में पढ़ोगे, डोंट वरी, बस अब कुछ कल या परसों में ही मैं पढ़ाऊंगा। तो ये जितने भी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू, और ओवरऑल भी ये ग्राफ किसका रहेगा, इनके और इनके बीच की वैल्यू। अभी हमने बोला P जो होगा हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होता है P नॉट B से बड़ा होगा, P नॉट A से, मतलब ये जो लाइन जो रिप्रेजेंट करता है ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है बेटा। आई बात समझ में, आई होप सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा हम, ताकि आपको बेटर कंसेप्ट आए। ठीक है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा, क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझाऊं मैं। 33 ना, जैसे एक कंटेनर लिया बेटा मैंने, ठीक है। A डाल रहा हूं मैं, इसमें क्या डाल रहा हूं, B, दोनों वोलाटाइल कंपाउंड है, ठीक है। इसका 2 मोल लिया मैंने और इसका मैंने 3 मोल लिया, ठीक है। P नॉट A आपको जो दिया हुआ है, P नॉट A आपको दिया हुआ 200 और P नॉट B आपको दिया हुआ है 500। तो आपसे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट P कितना होगा।
तो कुछ नहीं करो, पहले आप क्या निकालो, एक्स से निकालो, एक्स से क्या होगा 2/5 होगा और एक्स बी की वैल्यू क्या होगा 3/5 हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है पी नॉट ए इंटू एक्स से प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, मतलब पी नॉट ए आपको 200 इंटू 2/5 प्लस 500 इंटू 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 60, मतलब कितना हो जाएगा 80 प्लस 180, मतलब कितना हो जाएगा ये 260 mmHg। देखो अगर आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट टिक करना हो अगर एंट्रेंस में तो आप कैसे करोगे, देखो आप ये देखो पी नॉट ए कितना है 200 है और पी नॉट बी कितना है 500 है। और एक बात देखो आप ऑब्जर्व करो, अगर मोल्स मेरे मोल्स क्या रहते थे इक्वल रहते थे तो हमेशा 200 और 500 का एवरेज एग्जैक्ट एवरेज कितना होगा, एग्जैक्ट एवरेज होगा 200 और 500 का 700/2 350 क्या होगा इनका एवरेज होगा। आई बात समझ में? शायद कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है, ओ माय मिस्टेक सॉरी। हाँ ये 100 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 300 माय मिस्टेक, ये हो जाएगा 380। ठीक है, अगर मैंने क्या लिया था ए और बी के इक्वल मोल्स लेता था तो इक्वल मोल्स लेता था तो पी नॉट ए पी नॉट बी का एवरेज होता था 350, 200 और 500 का एवरेज 350 होता है। इसका मतलब ये है कि जिसके मोल्स ज़्यादा तो डोमिनेंट भी वेपर प्रेशर उसकी तरफ ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब ये क्या रहेगा 350 से तो वैल्यू क्या रहेगी ज़्यादा। जैसे समझो 2 और 3 इनका एग्जैक्ट एवरेज आता था कितना 200 और 500, ठीक है, इनका एग्जैक्ट एवरेज आता था 350। अब आप देखो 500 वाले का मोल्स ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर का डायरेक्शन भी किस तरफ ज़्यादा रहेगा 500 वाले की तरफ ज़्यादा रहेगा, मतलब ऑब्वियस बात है 350 से वैल्यू क्या रहेगी ज़्यादा रहेगी, जो भी वैल्यू एवरेज से वैल्यू ज़्यादा रहेगी और जिसका मोल्स ज़्यादा उसको टिक करके आ जाओ। या ऐसा समझो अगर मेरा ए का मोल्स ज़्यादा रहता था, सपोज करो अगर मेरा क्या रहता है ए का मोल्स ज़्यादा रहा, ये शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूँ मैं एसएस टेक्निक, तो अगर मेरा ए का मोल्स ज़्यादा रहता था तो आप क्या करते थे 350 से वैल्यू जो भी 350 से कम और 200 से ज़्यादा जो वैल्यू होगी उसको डायरेक्ट टिक मारो, खत्म कहानी। ये डायरेक्टली आप इसको कुछ तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे इसी क्वेश्चन में मैंने अगर चेंज कर दिया कि कैलकुलेट एक्स से व्हेन प्रेशर इज इक्वल टू 480 mmHg, कैलकुलेट एक्स से व्हेन प्रेशर इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इसको नहीं देके वेपर प्रेशर देके मैंने क्या कर दिया, मोल्स अब नहीं दिए हुए आपको, मैंने सिर्फ आपको पी नॉट ए पी नॉट भी दिया और वेपर प्रेशर निकालने बोला। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। आपने ए डाला, यहाँ पे आपने क्या डाला बी डाला, पी नॉट ए आपको दिया हुआ है कितना 200 और पी नॉट बी आपको कितना दिया हुआ है 500। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ एक्स से कैलकुलेट करो, तो कुछ नहीं आप वो वाला फॉर्मूला लगा लो, P बराबर क्या होगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी इंटू एक्स बी आ गया तो एक्स से भी आ जाएगा 1 माइनस, तो 420 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 प्लस 500 माइनस 200 इंटू 300 इंटू एक्स बी, तो इतना इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 220 इज इक्वल टू 300 बाई एक्स बी, मतलब एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा 22/30। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 22/30, मतलब कितना हो जाएगा 8/30। ठीक है, ये अब डोंट यू थिंक ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अब आपको मैंने एक ऐसा टेक्निक बताया था किसी भी एवरेज के लिए, तो एक्स से मुझे एक्स इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ मोल्स, और किसी का परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं एवरेज जिसका निकालते हो और पी उससे दूसरे वाले को हम क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। याद है ये वाला फॉर्मूला एवरेज वाला बहुत बार मैंने बताया था, मोल कॉन्सेप्ट में बताया था, गैस स्टेट में भी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है। तो एक्स से एवरेज कितना एवरेज मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो 480 माइनस, अब जिसका निकालना उसके अपोजिट वाले से आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब 500 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस कितना है 300, इन दोनों के वेपर प्रेशर का डिफरेंस 300, मतलब कितना आ जाएगा ये 20/, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने 480 लिया, ओ सॉरी 480, यहाँ मैं 420 ले रहा हूँ, माई मिस्टेक। तो चलो 420 कर दो, 420 कर दो, बेटर है 420। तो ये कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 300,
है आसान। ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट मैं हमेशा यूज़ करता हूँ परसेंटेज निकालने के लिए, याद होगा आपको गैस स्टेट वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे इसके ऊपर। तो ये फॉर्म देखो आप एक लाइन में और भी आसानी से हो गया, इतना झंझट मारी, इतना लंबा स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा, आई होप्स आपको सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा हम, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो क्वेश्चन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ vapor pressure of two volatile component A and B, two volatile component A and B is 300 and 500 mm of Hg is 300 and 500 mm of Hg. Molar mass of A and B, molar mass of A and B, molar mass of A and B is 50 and 200 is 50 and 200. Calculate vapor pressure of a solution, obtained by mixing, calculate vapor pressure of a solution obtained by mixing पहला equal mass of A and B, and second जो है आपका equal moles of A and B। पहला क्या है, इक्वल मास ऑफ ए एंड बी, दूसरा क्या बोला, इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी। देखो आपको क्या बोला, वेपर प्रेशर दो वोलेटाइल कंपोनेंट का दिया, मोलर मास दिया, आपको दो कंडीशन दे, वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन बता, अगर मैंने इक्वल मास लिया दोनों का और अगर मैंने इक्वल मोल्स लिया तो कोई बात नहीं, पहला हम कंडीशन देते हैं इक्वल मास। तो इक्वल मास की अगर मैं बात करूँ, लेट इक्वल मास की अगर मैं बात करता हूँ तो इक्वल मास बराबर कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। ठीक है, और Na की बात करूँ, लेट मेरा Na कितना हो जाएगा, दो वोलेटाइल कंपोनेंट Na है तो W/50 मान लेता हूँ, और Nb कितना मान लेता हूँ मैं, W/200। दोनों का तो मैंने क्या लिया, मास इक्वल लिया। अब ऐसा कर सकते हैं क्या, अगर फॉर इजी कैलकुलेशन मैं इसको कर सकता हूँ 4W/200 और Nb बराबर भी क्या हो जाएगा, W/200, ताकि कैलकुलेशन आसानी हो, जस्ट शॉर्ट टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ से मेरा मोल फ्रैक्शन की XA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, XA की वैल्यू देखो 4W/200 डिवाइडेड बाय 4W/200 प्लस W/200, 200 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 4W/5W मतलब कितना हो जाएगा, 4/5। तो XB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, P0A मतलब P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। P0A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P0A की वैल्यू हो जाएगी 300, XA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5 प्लस 500 इंटू 1/5, तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 100, मतलब कितना होगा 240 प्लस 100, दैट्स नथिंग बट 340 mm ऑफ Hg। इसका मतलब ओवरऑल क्या है, अगर 200 और 300 और 500 का मैं एवरेज लेता था तो 400 होता था। इसका मतलब जिसका मोलर मास सबसे कम, उस वेपर प्रेशर उसी की तरफ ज़्यादा रहेगा, क्योंकि देखो 200 के पास में ही, 300 के पास में ही है वेपर प्रेशर, तो जिसका मोलर मास, ऐसे भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बन सकता है ना कि भाई अगर एक कंपाउंड का मोलर मास ज़्यादा और एक कंपाउंड का मोलर मास कम है तो ओरिजिनल में वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, तो जिसका मोलर मास कम होगा उसकी वजह से वेपर प्रेशर होगा। क्योंकि देखो एग्जैक्ट एवरेज इनका 400 रहता था, अगर 400 से ऊपर रहता तो मतलब बी वाला पार्ट डोमिनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ए वाला पार्ट डोमिनेट कर रहा है, तो मतलब ये है कि ये इसका ज़्यादा रोल प्ले हो रहा है। समझ में आई बात, ठीक है, इज दैट क्लियर। अगर मैं बात करूं इक्वल मोल्स, तो इक्वल मोल्स में Na बराबर Nb इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, तो इसका मतलब XA की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1/2
सॉरी 1, लेट 1 मान लेता हूँ, दोनों का इक्वल मोल्स है तो 1 1 मान लेता हूँ, तो एक्स की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, एक्स बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/2, मतलब पी है, पी कितना हो जाएगा 400, 300 बाय 1/2 मतलब 150 और 500 बाय 1/2 इंटू 250, 250 प्लस 150 दैट्स एवरेज। जब इक्वल मोल्स हो गए तो इनका एवरेज लिया जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे कि इसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलो एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आपके ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ 2 volatile component A and B is given by pressure is equal to 5.3 minus 2.3 into XB। ये इक्वेशन है, वेपर प्रेशर इज गिवन बाय, मतलब जिस इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, XB आपको क्या बोल रहा है, XB इज मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B बोला है, तो क्या बोला, कैलकुलेट P0 A एंड P0 B। अब बच्चा जनरली क्या सोचता है, देखो इस क्वेश्चन के बारे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बट ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है। आप बोलेंगे अरे सर ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, हमें पता ही नहीं था। जनरली बच्चा क्या करेगा, तो जनरली बच्चा क्या करेगा कि इस क्वेश्चन को देख के वो वाला जो है ना P0 A प्लस P0 B माइनस P0 A इंटू XB, वो वाले फॉर्मूले से कंपैरिजन करता। हालांकि आप सही तरीका सोच सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये गलत है, बट जब चीज़ें हम आसान कर सकते तो हम क्यों उतना लफड़ा करें, ठीक है। तो जैसे मेरा फॉर्मूला हो जाता है ना, जैसे P बराबर क्या होता है, P0 A प्लस P0 B माइनस P0 A इंटू XB, P0 A प्लस P0 B माइनस P0 A इंटू XB। यहाँ तक आपको बात समझ में आए, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, ठीक है। अब उस फॉर्मूले से कंपैरिजन करो, तो P0 A की वैल्यू, इस इक्वेशन को उस इक्वेशन से कंपेयर, तो P0 A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.3, और मतलब P0 B माइनस P0 A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.3। P0 A की वैल्यू 5.3 निकालिए, तो P0 B बराबर माइनस 5.3 इज इक्वल टू 2.3। अच्छा एक देखो मैंने गलती कर दी, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है, तो दिस विल बी माइनस 2.3। क्या होगा, माइनस 2.3 आप लिखोगे, P0 B माइनस P0 इज इक्वल टू माइनस 2.3, तो यहाँ माइनस 2.3 उधर जाएगा, तो P0 B इज इक्वल टू माइनस 2.3 प्लस 5.3 इज इक्वल टू 3। देखो अब यही मैं आपको बोला था कि इस क्वेश्चन है आसान, लेकिन बच्चा प्लस और माइनस में गलती कर देता। इसका देखो सबसे अच्छा शॉर्ट टेक्निक, 2 मिनट में आंसर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने XB की वैल्यू 1 रखी तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, P0 B के बराबर हो जाएगा। जब XB वैल्यू 1 है मतलब पूरा का पूरा सॉल्यूशन, पूरा का पूरा वेपर प्रेशर किसके वजह से होगा, B के वजह से होगा। तो अगर मैंने XB की वैल्यू 1 रखी तो XB की वैल्यू 1 रखने पे क्या होगा, P बराबर क्या होगा P0 A प्लस P0 B माइनस P0 A, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो वेपर और ये, हाँ सॉरी इनटू, सॉरी माय मिस्टेक, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, XB की वैल्यू 0 रखी, क्या रखी, XB की वैल्यू 0 रखी। XB की वैल्यू 0 रखने का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके वजह से होगा, P0 A की वजह से होगा। इसका मतलब उस इक्वेशन में प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 A कितना हो जाएगा 5.3 हो जाएगा, ठीक है। अब XB की वैल्यू 1 रखने पर, XB की वैल्यू क्या कर रहा हूं मैं 1 कर दे रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, XB की वैल्यू 1, तो वेपर प्रेशर किसके वजह से होगा P0 B, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.3 माइनस 2.3, दैट्स नथिंग बट 3। है ना आसान, एक बार 0 पुट करो, एक बार 1 पुट करो, कहानी खत्म। इतना ही करना, क्योंकि जब 0 होगा तो वेपर प्रेशर सिर्फ A की वजह से होगा, जब XB 1 होगा तो वेपर प्रेशर B की वजह से होगा। यहाँ पे एक बार 0 पुट करो और एक बार 1 पुट करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, जब एक बार 0 पुट करोगे तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, तो P0 A 5.3 हो जाएगा। जब 1 पुट करोगे तो P0 भी क्या होगा 5.3 माइनस 2.3। है आसान, कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे अवस्थी में दिए होंगे बेटा, ठीक है, उनको सॉल्व करिएगा।
ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बेहतरीन सा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, समझो बात को। यहाँ पे लेट ए डाला और इसी कंटेनर में मैंने क्या डाला, बी डाला। ठीक है, लेट ए का मोल्स मैंने लिया 1 और बी के मोल्स लिए मैंने 3। ठीक है, और जो उसने जो प्रेशर दिया हुआ है वो 550 mmHg दिया हुआ है। 550 कितना दिया है, mmHg। ठीक है, मैंने ऐसा किया कि एक कंटेनर मैंने ए का एक मोल लिया और बी का 3 मोल लिया और मुझे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मिल रहा है 550 mm ऑफ Hg। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें फर्दर 1 मोल ऑफ बी इज एडेड। 1 मोल ऑफ बी इज एडेड। 1 मोल ऑफ बी ऐड करने पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अब कितना हो रहा है, 560 mm ऑफ Hg हो रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट P0 A एंड P0 B। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले हम क्या कर लेते हैं, x निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 और xb की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। यहाँ तक हो गया। अगर मैं इसका क्वेश्चन पे अप्लाई करूँ तो P0 A इंटू XA प्लस P0 B इंटू XB। अब गलती से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना, बनाने में तुम बना सकते हो बट बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। मुझे निकालना P0 A P0 B, मतलब 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। तो इसका वेपर प्रेशर जब 1 और 3 था तो ये कितना था, 550 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 A इंटू 1/4 प्लस P0 B इंटू 3/4। तो मैं दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे इक्वेशन को, तो ये कितना हो जाएगा, 0 5 20 2 2 0 इज इक्वल टू P0 A प्लस 3 P0 B। ये आपका पहला इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, आपका पहला इक्वेशन बनेगा ये। ठीक है बेटा, सेकेंड थिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अब उसने क्या किया, फर्दर 1 मोल ऑफ बी ऐड किया। तो 1 मोल ऑफ बी ऐड करने पर टोटल ऑफ मोल ऑफ बी 4 हो गए, लेकिन ए के तो अभी भी 1 मोल ही है ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी और एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। मतलब एन बी मतलब एन एक्स से बराबर क्या होगा, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। तो टोटल मोल्स तो 5 हो गए, 1/5 और 4/5। और अभी और फिर वेपर प्रेशर आपको कितने दिया, 560। तो 560 बराबर क्या होगा, P0 A इंटू एक्स से कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस P0 B इंटू 4/5। पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 0 5 31 को 0 हासिल लगी 3 2800 बराबर क्या हो जाएगा, P0 A प्लस 4 P0 B। ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। अब ये आपको 2 इक्वेशन ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आई होप सो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, दोनों इक्वेशन को एक जगह लिखो। तो 2800 इज इक्वल टू क्या होगा, P0 A प्लस 4 P0 B। दूसरा क्या होगा, 2200 इज इक्वल टू P0 A प्लस 3 P0 B। पहले वाले को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो तो दिस और दिस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो P0 B बराबर क्या हो जाएगा, 600। तो P0 A अब नहीं आ जाएगा। तो देख सकते हो इतना आसान है, बस हमें क्या होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे आप करते जाइए, चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, आधे से ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुकिएगा, कितना टाइम है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बेटा ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड, एन एक्वस solution containing liquid, an aqueous solution containing liquid A जिसका मोलिकुलर मास है 128, 64% by weight, 64% by weight, has vapor pressure, has vapor pressure 145 mm, has vapor pressure 145 mm. If vapor pressure of water
water, if vapor pressure of water is 155 mm, then calculate vapor pressure of solution at सेम टेम्परेचर। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन है कोई जो लिक्विड ए कंटेन कर रहा है जिसका मोलिकुलर मास 128 है। ठीक है, 64% बाई वेट। 64% बाई वेट का मतलब क्या होता है बेटा कि 64 ग्राम आपको लिक्विड ए है और बाकी का 36 ग्राम क्या दिया हुआ आपको वाटर दिया। तो 36 डिवाइड 2 ये कितना हो जाएगा 2, 64 बाई 128 मतलब ये क्या हो जाएगा 0.5। तो ये लिक्विड ए हो गया और ये मेरा सॉल्वेंट हो गया H2O। ठीक है, तो अगर मैं XA की बात करूँ, X मतलब लिक्विड ए, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 बाय 2.5 मतलब क्या होगा 1/5 और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा 2/2 मतलब आप डायरेक्ट 1 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4/5 हो जाएगा। चलो यहाँ तक आपको समझ में आया। क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने बोला। प्योर का उसने क्या किया, दिया हुआ है, प्योर का उसने दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ ए, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ ए एट सेम टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर उसने दिया हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। उसने प्रेशर दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दिया हुआ है 145 और P0B मतलब जो वाटर है उसका कितना दिया हुआ उसने 155। तो अभी फॉर्मूला क्या रहेगा, P बराबर P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू। देखो क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही अननोन रहेगा, दो अननोन कभी भी नहीं रह सकता बेटा। ठीक है, प्रेशर कितना दिया 145 दिया हुआ है, P0A आपको निकालना, XA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5 प्लस P0B आपको कितना दिया 155 इंटू 4/5। तो क्या यहाँ से मेरा P0A नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो इसको प्लीज़ कैलकुलेट करके बताइए कितना है। तो आज के लिए हम यहाँ पे ही अपना टॉपिक समाप्त करते हैं, कल टॉपिक का लेवल और अच्छा होगा। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें क्या करेंगे कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।